बांग्लादेश इस समय साउथ एशिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। सरकार बदली, नेता बदले, लेकिन सड़कों पर हिंसा, तनाव, पावर गेम ये सब अभी भी चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अभी ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान और बाकी इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। ये सब हम अभी थोड़ा देखेंगे और समझेंगे कि ये सिचुएशन क्या है और इससे आगे फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसको कैसे टैकल किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वी मस्ट टॉक इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस जो कि आज के टाइम में चल रहा है बांग्लादेश में, उसकी बात करेंगे। ऐसा देश जो हमारे पड़ोस में है, लेकिन इस समय वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, उसका असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ सकता है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। इसकी जड़ें अब थोड़ा पीछे जाओ, लास्ट ईयर में देखो, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, अब कैसे वो एक वायलेंट मूवमेंट बना और किस तरह से ये जियो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई वहाँ पर, इसको समझना होगा। सबसे पहली चीज़ कि ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 2024 से 2024 से, जब बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आंदोलन शुरू किया था, मूवमेंट शुरू किया था। लगभग 56% सरकारी नौकरियां फ्रीडम फाइटर के परिवारों समेत अलग अलग कोटास के लिए रिजर्व थी। समझो आप, 56%, जिसे नई जनरेशन, जिसे हम जेनजी बोल रहे हैं, ने अनफेयर बोला, आउटडेटेड बोला। आपको क्या लगता है कि सही बोला है गलत, वो आप बताओ मुझे बाद में कमेंट में। मुझे लगता है कि हाँ, ठीक बोला। वैसे तो 56% कोटा ज़्यादा है, ठीक है। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट जो था वो पीसफुल था, शांतिपूर्ण था। जुलाई 2024 में ढाका और दूसरे शहरों में पुलिस एक्शन, रूलिंग पार्टी वर्कर के साथ झड़प हुई थी, थोड़ी बहुत, कुछ डेथ भी हुए थे, सैकड़ों लोगों को वहाँ पे इंजरी हुई थी। और ये अचानक से ये जो मूवमेंट था बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक और यूथ की डिजिटल मोबिलाइजेशन ने इसको फुल स्केल एक मूवमेंट बना दिया, एक आंदोलन बना दिया, जिससे कई लोग कोटा रेवोल्यूशन या जुलाई अपराइजिंग बोलने लग गए थे इसको। आप समझो ये कैसे शुरू हुआ। ये बेसिकली एक छात्र आंदोलन था 2024 में, जो कि वो नौकरी के लिए, ये सरकारी नौकरी में जो कोटा होता है उसके खिलाफ शुरू किया गया था। और इसी प्रेशर के बीच में शेख हसीना सरकार, जिस पर पहले से ऑथराइजेशन और अपोजिशन को क्रश करने के आरोप लगते चले जा रहे थे, ठीक है, तो उसकी सरकार भी गई वहाँ पे, उसको भागना पड़ा वहाँ से। वो इंडिया में जाके उन्होंने शरण ली थी, वहाँ पे अभी भी इंडिया में ही हैं वो। और उनके बाद क्या हुआ, एक इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बनी, जिसको लीड कर रहे हैं, अभी भी लीड कर रहे हैं, मोहम्मद यूनिस, जो कि नोबल प्राइज पीस प्राइज विनर हैं। और उन्होंने वादा किया था कि हालात नॉर्मल होने के बाद वो यहाँ पर फ्री इलेक्शन कराएंगे, जो कि अभी होने वाला था। देखते आगे होगा कि नहीं होगा, मालूम नहीं। फिलहाल बात करते हैं करंट सिनेरियो पे। आज अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है। 2025 आते आते क्राइसिस और बड़ा हो गया, इकोनॉमी प्रेशर आ गया, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ख़राब हो गया। आज की डेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ आप देख भी नहीं सकते हो, लग ही नहीं रहा वहाँ कोई गवर्नमेंट है। न्यूज़ में आप देख ही रहोगे। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, उन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा क्या किया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, टॉर्चर और पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो केसेस हैं, उनकी शिकायत करनी चालू की उनके कोर्ट में और गवर्नमेंट को। आवामी लीग जो वहाँ पे एक तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर बैन की कोशिशें करी। उसके सपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, सड़कों पर फिर से प्रोटेस्ट, हिंसा फिर चालू हो गई। इंटरिम सरकार जो कि अभी है मोहम्मद यूनिस की, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर बटी हुई हैं कि इलेक्शन कब हो, किस तरह हो और असली पावर किसके हाथ में आए। ठीक है, इस पे उनका मंथन चल रहा है। दिसंबर 2025 अभी चल रहा है जो,
तक हालात फिर से एक्सप्लोड हो गया। क्या हुआ जी, जब 2024 अपराइजिंग से जुड़े हुए और एंटी इंडिया छवि वाले जो नेता हैं, अब तो नहीं हैं, शरीफ उस्मान हादी, ये एक स्टूडेंट लीडर हैं, वहाँ थे वहाँ पे, जिनका अभी रिसेंटली किसी ने गोली मारकर वहाँ पे हत्या कर दी और इनकी मौके पे ही ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई। बट उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स शुरू करी लोगों ने वहाँ पे, और आईएसआई, आई थिंक पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के कुछ जो लोग हैं उन लोगों ने मिलकर इसको एक पॉलिटिकल फ्रेम दिया, और उसकी बॉडी को लेके वो सिंगापुर गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इसको बचाने की पूरी कोशिश की गई और नहीं बचा पाए। इस तरह से उन्होंने एजेंडा बनाया कि एंटी इंडिया एजेंडा बनाना शुरू किया कि इंडिया ने ये सब कराया है। एक्चुअली वो बंदा जो था वो ऑन स्पॉट ही मर गया था। तो इस अब आगे क्या होता है कि इसी के बीच में सरकार ने क्या किया कि फरवरी 2026 के आसपास नेशनल इलेक्शन की टाइमलाइन का घोषणा कर दी। ठीक है, कि इससे टेंशन को थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा सा ना उनको ईज होगा। लेकिन जनता का अगर ट्रस्ट नहीं है तो इस तरह की चीज़ें काम करती नहीं है, जो कि अभी तो नहीं दिख रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ। अब आते हैं कि इंडिया का रोल और इंडिया के साथ टेंशन क्या है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, और काफ़ी लोग इसके लिए कंसर्न हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले एक दशक में शेख हसीना के दौर में काफ़ी करीब थे। मतलब जब शेख हसीना थी तो इंडिया के साथ रिश्ते जो थे बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे थे। सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सब कुछ ठीक चल रहा था। शेख हसीना के जाने के बाद क्या हुआ, ढाका पे अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर चाइना, पाकिस्तान दोनों इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आ रहा है, उधर से चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा है। और तीसरा चीज़, अमेरिका का भी इसमें एक इंटरेस्ट है, जो कि हिडन एजेंडा है। आई मीन कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ होती है तो एक एक इंटरनल मैटर नहीं होता इस तरह की चीज़ें, और कोई एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, बहुत सारे पूरी जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट आपको दिख जाएगा, चाइना, इंडिया तो है ही, बांग्लादेश। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रेम में खड़े हुए हैं इस क्राइसिस पे, है ना। तो इंटरिम लीडरशिप ने चाइना को पब्लिकली इनवाइट किया कि वो बांग्लादेश में ज़्यादा इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक रूप से इन्वेस्ट करें, और ये पॉइंट भी उठाया कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट प्रैक्टिकली बांग्लादेश के रूट्स पर डिपेंड है। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कैसे इंडिया को लाना शुरू किया, कैसे एंटी इंडिया इन्होंने स्ट्रेटजी बनानी शुरू करी है। ठीक है, यानी अगर ढाका चाहे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर प्रेशर डालकर इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेडेक खड़ा कर सकता है। अब आपको पता होना चाहिए सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो है क्या, जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, अरुणाचल के पास। अगर वो चला जाता है, वो इंडिया के हाथ से चला जाता है, अगर बांग्लादेश और चाइना मिल के कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बांग्लादेश का जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उनके जो इरादे हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इंडिया क्या कर रहा है भाई, इंडिया ने भी सख्त बोल दिया है कि कुछ इंडियन लीडर्स इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर नॉर्थ ईस्ट या सिलीगुड़ी के चिकन नेक पर खतरा बना तो बांग्लादेश के अंदर की ट्रांजिट कॉरिडोर्स पर जवाबी कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट बढ़ गया। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ डिफेंस और ट्रेड एंगेजमेंट होल्ड पे चले गए, बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न और ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पे कई सारी नई चौकियाँ, कई सारी नई कंपनियाँ वहाँ पे, मिलिट्री कंपनीज, जिसे रेजिमेंट जो भी बोलो आप, उनको इस्टेब्लिश कर दिया इस समय, और वहाँ पे मिलिट्री और आर्मी प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है। अमेरिका कैसे इन्वॉल्व है इसको समझते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। वॉशिंगटन ऑफिशियली डेमोक्रेसी, फेयर इलेक्शंस और ह्यूमन राइट्स के नाम पर प्रेशर बना रहे हैं बांग्लादेश पे। प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन और राइट्स ऑफ वायलेशन आरोपों के बाद यूएस ने ढाका को बार बार इंक्लूसिव पॉलिटिक्स प्रोसेस और क्रेडिबल इलेक्शन का संदेश दिया है। बात तो बड़ी करते हैं, ऊपर से अंदर सब गड़बड़ है। ये ऊपर से सब अच्छा बोलते हैं, अंदर से सारा गड़बड़ है। ये खेल पूरा अमेरिका बनाता है इस तरह का। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद एक बहुत बड़ा ये कदम हुआ कि यूएस ने बांग्लादेश के लिए यूसेट के तहत ज़्यादातर डेवलपमेंट फंडिंग सस्पेंड कर दी।
जो पैसा बांग्लादेश को एक डेवलपमेंट के नाम पे यूएस से मिलता था वो उसने सस्पेंड कर दिया। उसने कई जगह पे किया। दूसरा ये रोहिंग्या का जो प्रॉब्लम चलता है कि ये तो बांग्लादेश तो वही देश है ना जो रोहिंग्या क्राइसिस के दौरान सालों से अरबों डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन मदद दे रहा था। इसलिए ये कट बांग्लादेश की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था जब ट्रंप ने ये पैसा जो था बंद कर दिया। ये आपको समझना होगा। साथ ही ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल फ्यूचर इंडिया संभाल लेगा और यूएस डीप स्टेट इंटरफ्रेंस के आरोपों से दूरी बनाकर रखा है। सोचो, ये दो पड़ोसी देशों को आमने सामने खड़ी करने की इन्होंने स्ट्रेटजी तो क्या साजिश समझ लो आप, शुरू कर दी यहाँ से। लेकिन हुआ क्या, डिप्लोमेटिक स्तर पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और राइट्स ग्रुप अभी भी डेमोक्रेसी, साइबर लॉ और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर इंटरिम सरकार पर मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये चल रहा है, बट कोई कॉन्क्रीट इस पे बोलें कोई डिसीजन या कॉन्क्रीट कुछ कुछ एक्शन हो रहा है वो नहीं दिख रहा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या है, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है जी। पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है, अब आते हैं इस पर कि इंडिया और बांग्लादेशी एक्सपर्ट का ये मानना है पाकिस्तान इस क्राइसिस को अपनी स्ट्रेटजिक कमबैक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कई इंडियन असेसमेंट करने वाले जो हमारे स्ट्रेटजिक मुद्दों पे जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की आईएसआई, जमात इस्लामी जैसे इस्लामिक नेटवर्क और रेडिकल ग्रुप्स के जरिए बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इनडायरेक्ट दखल दे रहे हैं। कुछ हमारे जो पहले के राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी की पॉलिटिकल वापसी, रेडिकल मोबिलाइजेशन और बढ़ती एंटी इंडिया जो मूवमेंट है, जो सोच है, के पीछे पाकिस्तानी बैकिंग की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भले ही इसे ओपन कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो। देखो, पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो वो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं छोड़ेगा। पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं जिससे आप प्रूव कर पाओ। आपको पता होगा, सबको पता होगा, बट प्रूव करना है इस चीज़ का इसका मुश्किल है। ठीक है, बट पाकिस्तान क्या सोचा, पाकिस्तान के लिए तो ये मौका है कि वो चाइना के साथ मिलकर ढाका में ऐसा माहौल बना दे जहाँ इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाए और रीजनल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाए। इंडिया की पार्लियामेंट एक हाई लेवल कमेटी ने भी, अधिकारी ने भी कहा है कि बांग्लादेश का अनरेस्ट 1971 के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक चैलेंज बन सकता है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और राइजिंग इस्लामिक रेडिकल्स 3 बड़े फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी की जो सिचुएशन है, इसलिए पाकिस्तान का ये इनडायरेक्ट रोल सिर्फ ढाका की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी और बे ऑफ बंगाल की ओवरऑल स्ट्रेटजी से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि अकेला बांग्लादेश नहीं है। आप सोचो, उसके पीछे पाकिस्तान भी है, उसके पीछे चाइना भी है, बैकिंग पूरी है। बहुत ज़्यादा बड़ा गेम अगर हो चाहें तो कर सकते हैं वो। आगे क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या फरवरी 2026 में सचमुच कोई फ्री क्रेडिबल इलेक्शन हो पाएगा जहां अवामी लीग, बीएनपी, इस्लामिक पार्टीज और नए छात्र नेता सब जेन्युइन हिस्सा लेंगे? पता नहीं, लग तो नहीं रहा अभी सिचुएशन देख के। अगर चुनाव फिर से बाइकआउट हुआ, वायलेंस हुई, मैनिपुलेशन में फंस गए, तो इनस्टेबिलिटी और मैं कहता हूँ तो रेडिकलाइजेशन का जो चक्कर है ये तो और लंबा जा सकता है भाई, पता नहीं कब तक चलेगा। दूसरा खतरा है मिलिट्री और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की वापसी, पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाएगा। कमज़ोर पुलिस और नाराज यूथ, ये तीनों मिलकर एक्सट्रीमिज्म जो हैं उनके लिए परफेक्ट ग्राउंड बना देंगे, जिसका सीधा असर इंडिया और पूरे रीजन पर की सिक्योरिटी पे आपको देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर चाइना, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान चारों ढाका में अपना अपना इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइज करना चाहेंगे और यही बांग्लादेश को एक नए पावर बैटलफील्ड में बदल सकता है। तो ये पूरी एक कहानी है, ये पूरा फ्रेम है स्टोरी का। और अभी जो चल रहा है वहाँ पर पूरी की पूरी मॉब, रेडिकल्स, एक्सट्रीमिस्ट रोड पे हैं और बहुत कुछ उल्टी पल्टी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि वहाँ पे एक हिंदू जो दीपू दास हैं उनको जला के मार दिया गया।
अभी कुछ एक घर में जला दिया जिसमें 7 साल की बच्ची थी, वो भी हिंदू थी, उसको भी जला दिया। और लेडीज़ पे अटैक कर रहे हैं वहाँ पे। और एक रिक्शे वाले को बहुत मारा, वो हॉस्पिटलाइज़ है, वो हिंदू था। मतलब ये पूरा जो आपका वो नौकरी वाले मुद्दे से, एक रिजर्वेशन कोटा के मुद्दे से उठने वाला एक छोटा सा मूवमेंट कह सकते हो था, जो था। और उसके बाद जो शेख हसीना की गवर्नमेंट जो गई और नई गवर्नमेंट बनी, इनके आने के बाद ये टोटल मूवमेंट एंटी इंडिया होता चला गया है, एंटी हिंदू होता चला गया है। बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह तोड़े, हिंदुओं को मारा। और अभी जब ये आप सिचुएशन देखते हो, जो एंटी हिंदू जो आप वहाँ पे एक सेंटीमेंट देख रहे हो, ये क्रिएट किया जा रहा है आईएसआई द्वारा, ये क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, टुगेदर विद बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट। एंड कहीं ना कहीं पीछे से अमेरिका की बैकिंग है इसमें। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। एंड गवर्नमेंट इससे अननोन नहीं है, दे आर टेकिंग ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड डिप्लॉइंग द आर्मी रेजिमेंट्स देयर। तो फिलहाल तो इतना ही है। आई थिंक सारे एक्सपर्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो भी हैं सब नज़र बनाए हुए हैं। और कुछ अगर नया कोई डेवलपमेंट होता है वैसे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा देन टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ अवेयर रहें, न्यूज़ बीच में ज़रूर देखा करें कि ग्लोबली क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो इस तरह की न्यूज़ होती हैं ये आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं, चाहे आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हों या फिर आप कहीं मूव कर रहे हों या फिर अंदर आप अपने कंट्री में भी हैं, तो आपको सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं तो एक ही वही बहुत ज़्यादा हो रखा है। छोटे बच्चों और बड़े बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखें, उनको N95 मास्क पहनाएं, या हो सके तो कहीं इस समय छुट्टी का मौसम चल रहा है, थोड़ा कहीं बाहर भी निकल सकते हैं। मैं इस समय देहरादून में हूँ, यहाँ की हवा थोड़ी बेटर है। मेरी बच्ची है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम थी तो मैं इधर आया हूँ, तो हवा इधर थोड़ी बेटर है, आप इधर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।